नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जहां पर्वत, संजय और दीपेश ने हिमाचल की ठंडी वादियों में कदम रखा, जिसमें तीनों दोस्तों की मस्ती, दोस्ती और उत्सुकता के बीच कुछ ऐसा घटित होगा जो उनकी जिंदगी बदल कर रख देगा। पर्वत, संजय और दीपेश तीनों बचपन के दोस्त थे जो एक ही स्कूल में पढ़े थे। बचपन से ही उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दूसरे के साथ हर छोटी सी खुशी और परेशानी बांटते थे। बड़े होने के बाद भी जिंदगी की व्यस्तता के बीच वो अपनी दोस्ती को जिंदा रखने की कोशिश करते थे। कॉलेज खत्म होते होते तीनों ने तय किया कि अब कुछ वक्त निकालकर साथ कहीं दूर चलेंगे, जहां न कोई शोर हो न कोई फिक्र। पर्वत ने सबसे पहले सुझाव दिया, यार चलो इस बार हिमाचल चलते हैं। धौलधार नाम का एक छोटा सा गांव है, सुनने में आया है वहां की हवा और नजारे कमाल के हैं। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ठंडा पानी, साफ हवा और दोस्तों का साथ, इससे बेहतर क्या हो सकता है। दीपेश, जो थोड़ा शांत रहने वाला था, बस बोला, चलो कोई आपत्ति नहीं, कहीं दूर जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर अपनी छोटी छोटी बचत से यह ट्रिप प्लान किया। जब वे धौलधार पहुंचे तो सचमुच वह जगह उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। चारों तरफ फैली हरी भरी वादियां, देवदार के पेड़ जो आसमान को छू रहे थे, और दूर बर्फ से ढकी चोटियां जो सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। हवा इतनी ताजी और ठंडी थी कि उनकी सारी थकान जैसे उड़ गई हो। पर्वत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार, ऐसी जगह देखकर लगता है कि सारी दुनिया की परेशानियां यहीं कहीं पीछे रह गई हों। संजय ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और यहाँ के लोग भी बड़े मिलनसार लग रहे हैं। शाम को बाजार में घूमे थे, सब इतने सरल और दयालु। दीपेश ने भी सहमति जताई, कहते हैं कि पहाड़ों में कुछ अलग ही शांति होती है। सच में महसूस हो रही है। तीनों दोस्त उस शाम अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। दूर पहाड़ों के ऊपर सूरज ढल रहा था। आसमान लाल पीला रंग लिए था। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो आराम देती भी थी और साथ ही कुछ अनजाने डर का एहसास भी कराती थी। पर्वत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह से ट्रैकिंग शुरू करेंगे, इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। संजय ने जोश में कहा, हाँ, और साथ में मस्ती भी करेंगे, ये ट्रिप यादगार बनेगी। दीपेश ने सिर हिलाते हुए कहा, पर सावधान भी रहना होगा, हम तो नए हैं यहाँ के लिए। और ऐसे तीनों दोस्तों ने अपनी ट्रिप की शुरुआत की, बिना यह जाने कि इस सफर में उनके सामने कौन सी अनदेखी, अनसुनी और खौफनाक बातें इंतजार कर रही थीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के बीच से झांक रही थीं। तीनों दोस्त नहाते और नाश्ते के बाद ट्रैकिंग के लिए तैयार थे। पर्वत ने अपने बैग की जांच की तो देखा कि उसके पास पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स और कैमरा था। संजय ने भी अपनी जगह जगह मोजे कस दिए और अपने जूते अच्छे से बांधे। दीपेश, जो हमेशा थोड़ा सतर्क रहता था, टॉर्च और कुछ आवश्यक दवाइयां अपने साथ लेकर चल रहा था। धौलधार के घने जंगलों में कदम रखते ही उनका मन तरोताजा हो गया। पेड़ों की छाया, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा की खुशबू ने तीनों को भुला दिया कि वे किसी बड़े शहर से आए हैं। यार, ये जगह सच में जन्नत जैसी है, संजय ने कहा। लगता है हम सच में सही जगह पर आ गए। पर्वत ने हंसते हुए जवाब दिया, बस यही तो चाहिए था। शहर की भाग दौड़ से दूर यहां शांति है। तीनों आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखी। गांव वाले कहते थे कि उस झोपड़ी में कभी कोई रहता था, लेकिन सालों से वो खाली पड़ी थी। दीपेश ने कहा, चलो एक बार अंदर भी देखते हैं, हो सकता है कुछ खास मिले। पर्वत थोड़ा हिचकिचाया, मगर ये जगह तो सुनसान है, कहीं खतरा तो नहीं। संजय ने मस्ती में कहा, जो डर गया वो मर गया, चलो देखते हैं अंदर क्या है। तीनों झोपड़ी के अंदर गए। अंदर गहरी धूल जमी थी और दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं। बीचों बीच एक टूटा हुआ मेज रखा था। अचानक दीपेश की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी जो मेज के कोने पर रखी थी। उसने उसे उठा लिया। ये क्या है? दीपेश ने उत्सुक होकर पूछा। पर्वत और संजय भी पास आ गए। डायरी में कई साल पुरानी लिखावट थी।
जो पढ़ने में मुश्किल थी। लेकिन जैसे जैसे वे पढ़ते गए उनकी नजरें बड़ी होती गईं। डायरी में लिखा था कि इस जंगल में कई साल पहले एक लड़की का रहस्यमयी तौर पर गायब होना हुआ था, जिसके बाद से यहां अजीब सी घटनाएं होने लगीं। गांव वाले कहते थे कि उस लड़की की आत्मा अब भी जंगल में भटकती है। तीनों दोस्तों के बीच एक सन्नाटा छा गया। संजय ने हंसते हुए कहा, बस ये तो हॉरर मूवी की शुरुआत जैसी बात हो गई। पर्वत ने कहा, लेकिन सच में हमें सावधान रहना होगा, ये जगह कुछ कह रही है। तभी झोपड़ी के बाहर से किसी ने धीमे से फुसफुसाहट की आवाज सुनी। तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद हवा की आवाज थी, दीपेश ने खुद को समझाया, लेकिन अंदर सबको डर लग रहा था। वो झोपड़ी छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन मन में उस डायरी की बात घूम रही थी। क्या सच में उस जंगल में कोई छिपा हुआ था? क्या उस लड़की की आत्मा सच में भटकती है? दिन बीतता गया और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। तीनों वापस अपने कमरे की ओर लौट रहे थे जब रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली। उसके चेहरे पर गहरी शिकनें थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। तुम लोग इस जंगल में देर तक नहीं रुकना चाहिए, उसने गंभीरता से कहा। यहां कुछ ऐसा है जो आंखों से दिखता नहीं, लेकिन दिलों को छू जाता है। पर्वत ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि क्या होता है यहाँ? महिला ने धीमी आवाज में बताया कि कई साल पहले इसी जंगल में एक लड़की के गायब होने के बाद कई लोग अजीब सपने देखने लगे और कुछ ने तो खुद को खतरे में पाया। जो कभी उस लड़की को देखे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तीनों दोस्तों के मन में अब डर बैठ गया था, लेकिन वे सोच रहे थे कि शायद यह सब लोक कथाएं हों। रात का अंधेरा छा गया। तीनों अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन हर कोई अंदर से बेचैन था। बाहर हवा के साथ कोई कुछ कहता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो। संजय ने हिम्मत जुटाकर कहा, चलो, ये सब सिर्फ हमारे दिमाग की बातें हैं। कल फिर से सुबह निकलेंगे और इस जगह को जानेंगे। लेकिन दीपेश की आंखें चारों तरफ तैर रही थीं। उसे कहीं ना कहीं उस बुजुर्ग महिला की बात सच लग रही थी। और उस रात जब सारे गांव सो गए, तीनों दोस्तों की नींद उड़ी, क्योंकि उनके सपनों में वो लड़की बार बार उनके सामने आती रही। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में अनकहा डर और आवाज थी जो बस एक ही चीज कहती थी, मदद करो। रात भर तीनों दोस्तों को नींद नहीं आई। दीपेश करवटें बदलता रहा। उसके कानों में अब भी वो लड़की की गूंजती हुई आवाज थी, मदद करो। संजय की आंखें खुली थीं, पर वो लेटा रहा, छत को ताकता हुआ। और पर्वत, जो बाहर वाली खिड़की के पास सोया था, वो लगातार खिड़की के उस पार किसी की आहट महसूस कर रहा था, जैसे कोई दरवाजे के बहुत पास आकर धीरे से फुसफुसाता हो। लेकिन जब वह अचानक उठकर झांकता तो कोई नहीं होता। सुबह जैसे तैसे निकली। सूरज की रोशनी उनके कमरे में फैली, लेकिन उस रोशनी में भी एक अजीब सी थकान थी, जैसे रात की परछाइयां अब भी उनके पीछे छुपी हों। मैंने कुछ अजीब सपना देखा, दीपेश ने चुप्पी तोड़ी। संजय ने तुरंत कहा, क्या तुमने भी उसे देखा? तीनों की आंखें एक दूसरे से मिली और बिना कहे सब समझ गए। उन्होंने एक ही सपना देखा था, एक ही लड़की, एक ही जंगल और एक ही आवाज, मदद करो। पर्वत ने धीमे स्वर में कहा, यह अब मजाक की बात नहीं रही, हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। संजय ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए कहा, तो आज हम फिर उसी जगह चलेंगे जहां वो झोपड़ी थी। हमें कुछ सुराग चाहिए। दोपहर को जब सूरज ज्यादा तेज नहीं था, तीनों वापस उसी रास्ते पर चल पड़े। लेकिन आज रास्ता कुछ अलग महसूस हो रहा था। जहां कल फूलों की महक थी, अब वहां सिर्फ सूखी मिट्टी की गंध थी। पक्षियों की चहचहाहट गायब थी और पेड़ों की शाखाएं हवा में जैसे किसी अनजाने डर से कांप रही थीं। पास पहुंचते ही दीपेश की नजर पास के पेड़ पर पड़ी, जहां किसी ने लाल धागों में बंधी लकड़ी की कुछ अजीब आकृतियां लटकाई थीं, जैसे कोई तांत्रिक चिन्ह हो। ये कल तो नहीं था, उसने कहा। पर्वत ने धीरे से कहा, शायद कोई यहां पूजा वगैरह करता हो या कुछ और। झोपड़ी अंदर से पहले से भी ज्यादा बेजान लग रही थी। तीनों ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा था, जैसे धूप वहां पहुंचती ही नहीं थी। कल जिस मेज पर डायरी रखी थी, अब वो डायरी वहां नहीं थी, वो गायब हो गई है, संजय ने फुसफुसाते हुए कहा। दीपेश ने ध्यान से दीवारों को देखा।
अब वहां खरोंचों जैसे निशान बन गए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ उकेरने की कोशिश की हो। और तभी पर्वत की नजर झोपड़ी के कोने में पड़ी। वहां मिट्टी में कुछ आधा दबा हुआ था। उसने उठाया तो वो एक टूटा हुआ पेंडेंट था, जिस पर एक लड़की की तस्वीर झिलमिला रही थी। उस पेंडेंट की पीठ पर कुछ लिखा था, सियारा 1998। संजय ने पढ़ते ही कहा, यह वही लड़की हो सकती है जो गायब हुई थी। तभी एक झटके में झोपड़ी के दरवाजे की किवाड़ तेज आवाज के साथ बंद हो गई। तीनों चौंक कर पीछे भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से ही बंद हो चुका था, जैसे किसी ने बाहर से उन्हें अंदर कैद कर लिया हो। दीपेश ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी झपकने लगी और तभी दीवारों से एक धीमी सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे रेंग रहा हो। संजय ने कांपती आवाज में कहा, यह जगह ठीक नहीं है, हमें निकलना होगा। पर्वत ने दरवाजा धक्का दिया, एक बार, दो बार, और फिर जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, उन्हें कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। अब सूरज की रोशनी वैसी नहीं थी। आसमान में बादल थे, ठंडी हवा तेज हो चुकी थी और आसपास की हर चीज जैसे सुस्त हो गई थी। तीनों भागते हुए वापस गांव की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था। मोड़ बदले हुए थे, रास्ता लंबा खिंचता जा रहा था। हम तो इसी रास्ते से आए थे, पर्वत ने हाँफते हुए कहा। लेकिन अब यह रास्ता कहीं और ले जा रहा है, दीपेश ने कहा। गांव पहुंचने में उन्हें शाम हो चुकी थी। जैसे ही वे कमरे में घुसे, तीनों चुप हो गए। सबके चेहरों पर एक अजीब थकावट और डर था। रात को जब सब कुछ शांत हो गया, पर्वत को किसी ने आवाज दी, बहुत पास से, पर्वत। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर वही आवाज, मदद करो। उसने उठकर खिड़की से बाहर देखा और दूर पेड़ों के बीच एक सफेद कपड़े में लिपटी एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें सीधे पर्वत की आत्मा को देख रही थीं। वो भागकर संजय और दीपेश को जगाने गया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर दोबारा खिड़की देखी, वहां कोई नहीं था। अब डर ने दस्तक दे दी थी। तीनों को अब यकीन हो गया था कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सपना नहीं, बल्कि हकीकत है, और अब उन्हें इसे समझना होगा, या फिर यह उन्हें निगल जाएगा। क्या ये सियारा की आत्मा है? क्या वो मदद मांग रही है या फंसा रही है? रात के सन्नाटे में पर्वत अब भी खिड़की के पास खड़ा था। वो जानता था कि उसने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। सियारा की वो अस्पष्ट सी परछाई, वो सफेद कपड़ा, वो ठहरी हुई डरावनी आंखें, सब कुछ जैसे अब भी उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। पर्वत ने धीरे से दीपेश को जगाया। दीपेश, उठ, मैंने फिर से उसे देखा है। दीपेश ने उनींदी आंखों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ पल बाद उसकी आंखों में भी डर उतर आया। तू पक्का है? वो धीरे से बोला। हां, वो यहीं थी, खिड़की के बाहर, मैं मजाक नहीं कर रहा। पर्वत की आवाज कांप रही थी। संजय भी अब जाग चुका था और तीनों चुपचाप कमरे में बैठ गए। बाहर हवा की सरसराहट थी, जैसे पेड़ एक दूसरे से कुछ कह रहे हों। थोड़ी देर बाद दीपेश ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें पता करना होगा कि सियारा कौन थी। यह सब कुछ उसी से जुड़ा लग रहा है। संजय ने सहमति में सिर हिलाया। हां, और कोई रास्ता नहीं बचा, हम भाग नहीं सकते। अगले दिन सुबह तीनों गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने निकले। वो एक छोटे चाय के ढाबे पर पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग बैठा अखबार पढ़ रहा था। उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो सालों से उस गांव में रह रहा है। पर्वत ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या आप सियारा नाम की किसी लड़की को जानते हैं जो यहां कभी रहती थी? बुजुर्ग की आंखों में एक पल को चमक आई, लेकिन वो तुरंत छिपा ली गई। क्यों पूछ रहे हो? उसने गंभीरता से पूछा। हम कुछ दिनों से एक झोपड़ी में जा रहे हैं, दीपेश बोला, और हमें लगता है कि कोई हमें वहां देख रहा है। हमने एक तस्वीर देखी थी, उस पर नाम था सियारा। बुजुर्ग ने अखबार मोड़ा और गहरी सांस लेकर बोला, अब तुम लोग उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां से कोई भी हंसते हुए नहीं लौटता। सियारा वो इस गांव की नहीं थी, वो पास के ही एक कस्बे से थी। यहां कुछ साल पहले अपने मामा के पास रहने आई थी। संजय ने पूछा, फिर क्या हुआ? वो बहुत सीधी और चुप रहने वाली लड़की थी, बाबा ने कहना शुरू किया, पर लोगों के बीच उसकी मौजूदगी हमेशा एक बेचैनी फैला देती थी। कहते हैं कि जब भी वो जंगल की तरफ जाती थी, कोई ना कोई अनहोनी हो जाती थी। एक बार उसके साथ गांव के 3 लड़के जंगल गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। क्या?
पर्वत चौंका। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उनकी लाशें तक नहीं मिली। और फिर एक दिन सियारा भी गायब हो गई। लोग कहते हैं उसने खुद को उसी झोपड़ी में फांसी लगा ली। लेकिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ उसका पेंडेंट मिला और एक अजीब सी बदबू। पेंडेंट वही जो हमें मिला था, संजय फुसफुसाया। बुजुर्ग ने बहुत धीमे स्वर में कहा, उसके बाद से जो भी उस झोपड़ी के पास गया या उसे सपने में देखा, वो बीमार पड़ा या फिर गायब हो गया। सरकार ने वो जगह बंद कर दी, लेकिन अब लगता है किसी ने फिर से उस दरवाजे को खोल दिया है। तीनों दोस्त सन्न रह गए। अब सब कुछ साफ हो रहा था, लेकिन जवाबों से ज्यादा सवाल उठ रहे थे। क्या सियारा सचमुच मारी गई थी या फिर वो अब भी कहीं भटक रही है? रास्ते में लौटते वक्त हवा और भी सर्द हो गई थी। पेड़ झुक रहे थे और जमीन की नमी कुछ अजीब सी बदबू छोड़ रही थी। गांव की गलियों में कोई नहीं था, जैसे हर किसी को उस नाम से डर लगता हो। शाम होते होते कमरे का माहौल और भी भारी हो गया था। दीपेश एक कोने में बैठा कुछ सोच रहा था और संजय ने बाहर की खामोशी को तोड़ते हुए कहा, हमें अब उसी झोपड़ी में एक रात बितानी होगी। तू पागल हो गया है क्या? पर्वत चौंक गया। नहीं, संजय ने गंभीरता से कहा, हम पीछे नहीं हट सकते। हर रात वो हमारे सपनों में आ रही है। अब हमें उसका सच जानना ही होगा। तीनों ने तय किया, अगली रात वो झोपड़ी में जाकर वहां रुकेंगे, किसी भी कीमत पर। रात को तैयार होकर वे फिर उसी रास्ते पर निकले, लेकिन इस बार उनके हाथों में कैमरा और टॉर्च के साथ कुछ अगरबत्तियां और पूजा की चीजें थीं। तीनों अंदर पहुंचे और इस बार संजय ने कैमरा चालू कर दिया। झोपड़ी में चारों तरफ अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर अब और भी गहरे निशान थे, लेकिन अब वो जैसे कुछ शब्दों की शक्ल ले रहे थे। देखो, ये तो किसी भाषा में लिखा है, दीपेश ने टॉर्च की रोशनी से दिखाया। वो नेपाली में लिखा था और संजय, जो थोड़ा बहुत नेपाली जानता था, उसने पढ़ा। उसने मुझसे कहा था मत देखो, फिर भी मैंने देखा। अब वो मेरी आंखों में रहती है। उस वाक्य ने तीनों की रूह तक कंपा दी। तभी खिड़की के बाहर कुछ हिला। पर्वत ने तुरंत कैमरा उस तरफ किया और वहां झोपड़ी से ठीक कुछ मीटर दूर वो लड़की खड़ी थी। इस बार साफ दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और एक चेहरा जो इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में सीधा कैमरे की तरफ देखा। अगले ही पल कैमरा बंद हो गया। टॉर्चें झपकने लगीं। दीपेश पीछे गिरा और बोला, वो अंदर आ रही है। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चर्रर की आवाज करता खुल रहा था। क्या वे इस झोपड़ी में बच पाएंगे? क्या सियारा बस एक आत्मा है या कुछ और? झोपड़ी का दरवाजा कड़कड़ाते हुए धीरे धीरे पूरी तरह खुल गया। उस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी डगमगाने लगी और अब तीनों की सांसें तेज चल रही थीं। कमरा पूरी तरह ठंडा हो गया था, जैसे अचानक ही किसी ने हर गर्माहट चूस ली हो। दीपेश, जो दरवाजे के सबसे पास था, एक कदम पीछे हटा और कांपती आवाज में बोला, वो अंदर आ गई है। पर्वत ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कैमरा चालू कर, संजय ने घबराकर कहा, हमें सब रिकॉर्ड करना होगा, कुछ भी हो। पर्वत ने जैसे तैसे कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर अब भी कुछ दिख नहीं रहा था। सब धुंधला, हल्का नीला, जैसे कोई कोहरा कैमरे के लेंस पर जमा हो गया हो। और तभी झोपड़ी के उस कोने से एक सरसराहट की आवाज आई, जैसे सूखे पत्ते खिसकते हों। दीपेश ने कांपती उंगली से उस तरफ इशारा किया। वो वहां है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस कोने की तरफ गई, दीवार पर एक छाया उभरी, एक इंसानी आकार की, पर उसका सिर वो झुका हुआ था, बेहद लंबा, जैसे रीढ़ की हड्डियां खींच गई हों। फिर धीरे धीरे वो छाया सीधी हुई। अब वो चीज पूरी तरह दिखाई दे रही थी। एक लड़की, या शायद अब वो लड़की नहीं रही थी। उसका चेहरा अधजला, आंखें गहराई से खाली और उसके होंठ जैसे सिल दिए गए हों। उसकी गर्दन कुछ ज्यादा लंबी थी, जैसे किसी ने खींचकर अननेचुरल बना दिया हो। संजय ने जैसे ही देखा, उसकी सांसें रुक गईं। ये इंसान नहीं है। पर्वत ने कैमरा उस पर फोकस किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिख रहा था। कोई भी उसकी असली शक्ल कैमरे में नहीं आ रही थी। फिर वो आकृति धीरे धीरे झोपड़ी में आगे बढ़ी। उसके हर कदम पर जमीन से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी की हड्डियां चटक रही हों। दीपेश डर के मारे पीछे हटता गया और दीवार से जा टकराया। तू कौन है? पर्वत ने कांपते हुए पूछा। हमें क्यों परेशान कर रही है? वो आकृति रुक गई और फिर उसकी आंखों से खून बहने लगा। क्योंकि तुमने देखा है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी,
और उल्टी। तीनों समझ नहीं पाए कि उसने क्या कहा, लेकिन अचानक दीपेश जोर से चीखा। उसके गले के पास किसी ने खरोंच मारी थी, मगर वहां कोई नहीं था। खून बह रहा था और उसके शरीर पर छोटे छोटे नाखूनों के जैसे निशान उभरने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खरोंच रहा हो। निकालो दीपेश को बाहर, संजय चिल्लाया। पर्वत और संजय ने जैसे तैसे दीपेश को उठाया और झोपड़ी से बाहर भागे। बाहर हवा और भी तेज हो चुकी थी और जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कोई दूर से हंस रहा था, कोई गा रहा था किसी पुरानी लोकधुन को, लेकिन सब उल्टी आवाजों में। वो तीनों जैसे तैसे भागते हुए गांव के बाहर बने पुराने मंदिर तक पहुंचे, जहां कभी कभी लोग चढ़ावा चढ़ाते थे। मंदिर अब बंद पड़ा था, लेकिन उसका प्राचीन ताला टूटा हुआ था। उन्होंने वहीं दीपेश को लिटाया। उसका शरीर कांप रहा था और आंखें बंद थीं। पर्वत और संजय उसकी सांसें गिन रहे थे। धीरे धीरे उसकी धड़कनें बहुत मंद हो चुकी थीं। हमें कुछ करना होगा, संजय बोला, वरना ये। तभी एक आवाज आई मंदिर के अंदर से, अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो सियारा को मुक्त करो। दोनों चौंक गए। मंदिर के कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, बहुत झुकी हुई, आंखें सफेद और हाथ में तुलसी की माला। आप कौन हैं? पर्वत ने पूछा। मैं वही हूं जिसे इस गांव ने भुला दिया, वो बोली। मैं जानती हूं सियारा कौन थी और क्यों अब वो आत्मा नहीं, एक शाप बन चुकी है, संजय बोला। हमें सब बताइए, सब कुछ। बूढ़ी औरत ने एक लंबा सांस लिया और बोली, सियारा कभी आत्मा नहीं थी, वो एक शिकार थी। उसके साथ धोखा हुआ था, उसे बेइज्जती मिली थी। गांव के 3 लड़कों ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था जो माफ नहीं किया जा सकता। क्या? उन्होंने उसे मार डाला और फिर उसकी लाश को उसी झोपड़ी में दफना दिया। लेकिन मरने से पहले सियारा ने कसम खाई थी, जिसने मुझे देखा वो देखेगा मौत को। सन्नाटा छा गया। अब तुमने उसकी झोपड़ी में जाकर वो दरवाजा खोल दिया है और तुम्हारा दोस्त उसकी नजर में आ गया है। अब क्या कर सकते हैं? पर्वत ने कांपती आवाज में पूछा। उसे मुक्ति दो। उसकी हड्डियां अब भी उस झोपड़ी के नीचे दबी हैं। उन्हें निकालो और यहां मंदिर के पीछे जलाओ, लेकिन ध्यान रहे रात से पहले, नहीं तो। वो चुप हो गई। नहीं तो क्या? वो बहुत धीमे स्वर में बोली। नहीं तो तुम सब वहीं रह जाओगे, हमेशा के लिए। अब तीनों दोस्तों के पास एक ही रास्ता बचा था, झोपड़ी में जाकर सियारा की हड्डियां खोजनी थीं और उसे मुक्ति देनी थी। लेकिन जो आत्मा उस झोपड़ी में थी, क्या वो इतनी आसानी से उन्हें ऐसा करने देगी? धीरे धीरे रात और गहराने लगी थी। मंदिर के पीछे बैठे तीनों दोस्त अब लगभग टूट चुके थे। दीपेश बेसुध पड़ा था, उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थीं और उसकी गर्दन पर अब भी नीले निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने गला घोंटने की कोशिश की हो। पर्वत ने कांपती आवाज में कहा, हमें चलना होगा अभी। संजय चुप था। उसके चेहरे पर डर तो था, लेकिन साथ ही एक अलग सी ठान भी थी। हम भाग नहीं सकते, जो शुरू किया है उसे खत्म करना होगा। मंदिर की वह बूढ़ी औरत कुछ बुदबुदा रही थी, कोई पुराना मंत्र जिसकी धुन से आसपास की हवा और भारी हो गई थी। ये लो। उसने एक माला और एक छोटी सी पीतल की घंटी पर्वत को दी। जब वो तुम्हारे पास आए ये बजाना, बस रुको मत, पीछे मत देखना। पर्वत ने माला अपनी गर्दन में डाल ली और घंटी कसकर पकड़ी। फिर दोनों ने दीपेश को मंदिर के अंदर सुरक्षित रखा और तेजी से उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गए, उस रास्ते पर जो अब उन्हें अपने हर कदम पर डरा रहा था। जंगल पूरी तरह स्याह हो चुका था। चांद की रोशनी टहनियों के बीच कहीं गुम हो चुकी थी। ठंडी हवा हड्डियों के आर पार जा रही थी। रास्ते में एक और अजीब बात हुई। जैसे जैसे वो झोपड़ी के पास पहुंचे, जंगल में हर दिशा से सीटी जैसी आवाजें आने लगीं, धीमी मगर लगातार, जैसे कोई बहुत दूर से उन्हें बुला रहा हो। संजय ने हल्के से फुसफुसाया, ये कोई है हमारे साथ। पर्वत ने अपने झोले से टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कमजोर हो गई थी, जैसे किसी ने बैटरी सोख ली हो। आखिरकार जब वो झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा दरवाजा अब पूरी तरह खुला था और अंदर से एक नीली रोशनी बाहर आ रही थी। लेकिन अब झोपड़ी वैसी नहीं दिख रही थी। वो बड़ी लग रही थी, जैसे उसका आंतरिक हिस्सा बदल गया हो या खींच गया हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर की एक परत उनकी आंखों में साफ दिख रही थी, लेकिन वक्त कम था और दीपेश की सांसें गिनती पर। संजय ने धीरे से कदम झोपड़ी के अंदर रखा और तभी जमीन पर कुछ फिसलता हुआ सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, एक पुराना लाल रिबन जिस पर धागे से नाम खड़ा था, सियारा। पर्वत ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, झोपड़ी का पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं।
और एक पल के लिए पूरा झोपड़ी का माहौल जैसे किसी और समय में चला गया। एक झिलमिलाती सी छवि उभरी दीवार पर। 3 लड़के जो किसी लड़की को झोपड़ी के अंदर घसीट रहे थे। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी, वो छटपटा रही थी, और फिर अंधकार। छवि गायब हो गई। संजय ने कांपते हुए कहा, हमें उसकी हड्डियां चाहिए, वही जो इस झोपड़ी में दफन है। पर्वत ने झोपड़ी के फर्श को ध्यान से देखा। कोनों में मिट्टी थोड़ी ताजा लग रही थी। उन्होंने वहीं खुदाई शुरू कर दी। हर एक फावड़ा मिट्टी के साथ चीखें भी बाहर आ रही थीं, कभी लड़की की, कभी किसी बूढ़ी औरत की, कभी बच्चे की। सब जैसे गूंज रहे हों उस जमीन से। आखिर लगभग 1 फीट गहराई पर उन्हें एक चूड़ी मिली, फिर टूटी हड्डियां, फिर एक खोपड़ी जिस पर बाल अब भी लिपटे थे। पर्वत का हाथ कांप गया। ये वही है, संजय ने कहा। अब हमें जल्दी से इसे मंदिर ले जाना होगा। लेकिन तभी झोपड़ी का दरवाजा स्वतः बंद हो गया और सामने हवा में अचानक से एक धुंधली आकृति बनने लगी। सियारा। उसकी आंखें अब और भी डरावनी थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। गले से घुटी घुटी आवाजें निकल रही थीं और उसकी लंबी गर्दन अब एक तरफ मुड़ चुकी थी। तुमने देख लिया, अब तुम भी जाओगे उसी अंधेरे में। उसकी आवाज अब तीनों लड़कों की तरह लग रही थी, जैसे वो तीनों जिसमें वो बदली थी। और फिर शुरू हुआ खेल। कमरे की हर दीवार पर वो आकृति उभरने लगी, कहीं उलटी चलती हुई, कहीं छत से लटकती हुई, कहीं जमीन पर रेंगती हुई। पर्वत ने जैसे ही घंटी बजाई, पूरी झोपड़ी में भयंकर शोर गूंजा। वो आकृति चिल्लाई, जैसे जल रही हो। संजय ने जल्दी से हड्डियों को कपड़े में लपेटा और दरवाजे की ओर दौड़े। लेकिन बाहर का रास्ता अब सीधा नहीं था। हर कदम पर पेड़ खुद को उनके सामने ला रहे थे। रास्ता बंद हो रहा था। हर पग पर जमीन दलदल बन रही थी। और फिर जैसे ही मंदिर दिखने लगा, हवा में एक भारी आवाज गूंजी, मुझे मुक्त मत करो, मैं अब यही हूं, इसी जंगल की रानी। पर्वत ने पीछे नहीं देखा। संजय ने आंखें बंद कर लीं और भागते हुए मंदिर के पीछे पहुंचे। बूढ़ी औरत अब भी वहीं थी, धूप जला रही थी। उसने लकड़ियां पहले से जमा कर रखी थीं। जैसे ही हड्डियां उसमें रखी गईं और आग लगाई गई, झोपड़ी की तरफ से एक दर्दनाक चीख गूंजी, जैसे कोई आत्मा हजारों सालों का दर्द एक बार में छोड़ रही हो। आग की लपटें आसमान तक उठीं और फिर सब शांत। दीपेश अब भी मंदिर के अंदर था, पर जब पर्वत अंदर गया, उसने देखा दीपेश की सांसें लौट आई थीं। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि थकावट थी। क्या सब खत्म हो गया? उसने धीमे से पूछा। पर्वत ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं दोस्त, शायद खत्म नहीं, लेकिन जो जरूरी था हमने वो कर दिया। सुबह की पहली किरण जब मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी तो तीनों दोस्तों ने थकी हुई आंखों से सूरज को देखा। पर्वत ने सबसे पहले गहरी सांस ली। हम जिंदा हैं। उसके होंठ कांपे, लेकिन मुस्कान थी। दीपेश अब भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत का साया था। संजय चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखें मंदिर के अंदर जमी थीं, वहां जहां रात भर की आग की राख अब शांत होकर सिर्फ धुआं छोड़ रही थी। बूढ़ी औरत अब भी वहीं थी, बिना कुछ बोले बस आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे किसी और चीज का इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर बाद वो उठी और बोली, अब तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। पर्वत ने पूछा, पर सियारा को मुक्ति मिल गई ना? बूढ़ी ने चुपचाप उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो कल रात थी। तुमने उसकी हड्डियां जलाईं? हाँ, पर क्या तुमने उसकी आत्मा को देखा जाता हुआ? तीनों एक पल को ठिठक गए। उसकी चीख, उसकी आग, सब देखा, पर वो गई? दीपेश की आवाज धीमी थी। बूढ़ी ने बस इतना कहा, वो आत्मा जिसने तुम्हें चुना, क्या तुम सोचते हो वो इतनी आसानी से जाएगी? इसके बाद उसने मुंह फेर लिया और धीरे धीरे मंदिर से उतरने लगी। संजय ने घबराकर कहा, हमें गांव छोड़ देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। पर्वत ने सहमति में सिर हिलाया। आज रात भी रुके तो गलती होगी। लेकिन जब वे गांव लौटे तो माहौल कुछ अलग था। गांव की गलियां एकदम सुनसान थीं। बच्चे जो हर सुबह मिट्टी में खेलते थे कहीं नहीं दिखे। दुकानें बंद थीं, दरवाजे अंदर से कुंद। और तभी एक बुजुर्ग आया, ठहरे हुए पैरों से, लकड़ी की छड़ी के सहारे। उसकी आंखें तीनों पर रुकीं। तुम झोपड़ी में गए थे? पर्वत ने धीरे से कहा। हां, सियारा की आत्मा परेशान कर रही थी, हमने। बुजुर्ग ने बीच में ही रोक दिया। तुमने आग जलाई? संजय, हां,
उसका शरीर वहीं दफन था। हमने मंदिर में उसकी हड्डियां प्रवाहित कर दी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, फिर बड़बड़ाया। 55 साल पहले हमने वही गलती की थी। तीनों दोस्त चौंक गए। पर्वत ने पूछा, मतलब ये सब पहले भी हुआ है? बुजुर्ग ने उन्हें पास बिठाया और जो कहानी उसने सुनाई उसने तीनों को सन्न कर दिया। सियारा सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो संकलित आत्मा थी। 55 साल पहले उस झोपड़ी में एक नहीं 3 हत्याएं हुई थीं। पहले सियारा, फिर वो 3 लड़के जो उसे मार कर भागे थे, और फिर गांव के पुजारी जिसने वो झोपड़ी बंद करवा दी। लेकिन सियारा की आत्मा अकेली नहीं रही, उसने उन तीनों की आत्माओं को भी निगल लिया और पुजारी की आत्मा भी वहीं कैद हो गई। झोपड़ी अब कोई लकड़ी का ढांचा नहीं, वो एक देह बन चुकी है सियारा की। तीनों की रूह कांप गई। दीपेश ने कहा, लेकिन हमने जो कुछ किया, क्या वो गलत था? बुजुर्ग बोला, शायद नहीं, लेकिन अधूरा जरूर था। तुमने शरीर जलाया मगर आत्मा को विश्राम देने का मंत्र नहीं पढ़ा, न कोई विधि, बस आग जलाई और समझ बैठे सब खत्म। अब जब आग बुझ गई है, उसकी आत्मा खुली है और अब वो किसी भी शरीर में समा सकती है। पर्वत ने घबराकर पूछा, तो हम अब भी खतरे में हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ, और अब वो जाग चुकी है। अब वो किसी शरीर को ढूंढेगी जिसमें पूरी तरह समा सके, एक नया रूप, एक नई झोपड़ी। तुमने उस आत्मा को बाहर निकाला है, अब वो तुमसे बंध चुकी है। संजय खड़ा हो गया, हमें जाना होगा अभी, किसी बड़े मंदिर, किसी तांत्रिक के पास, किसी तरह इसे खत्म करना होगा। दीपेश ने कांपते हाथों से सिर हिलाया, हाँ, मैं अब उस झोपड़ी के बारे में सोच भी नहीं सकता। पर जब उन्होंने अपनी जीप स्टार्ट करने की कोशिश की तो कुछ अजीब हुआ। इंजन चालू नहीं हुआ। खिड़की पर धुंध जम गई और उस पर उंगलियों से एक शब्द लिखा गया था, वापस आओ। तीनों दोस्त अब डर के उस मोड़ पर थे जहां शरीर काम करना बंद कर देता है। और तभी दीपेश की नाक से खून बहने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने जमीन पर गिरते ही एक चीख मारी, मैं नहीं जाऊंगी, ये अब मेरा घर है। पर्वत और संजय ने देखा, दीपेश के चेहरे पर अब वही नीली वेन्स थीं जो उन्होंने उस आत्मा में देखी थी। बुजुर्ग दूर खड़ा देख रहा था, चुपचाप। पर्वत ने चिल्लाकर कहा, कुछ करो, कुछ करो बाबा। बुजुर्ग आगे बढ़ा और धीरे से बोला, अब दीपेश का शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, उसमें वो है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त जिंदा रहे तो तुम्हें उसे लेकर पीर बाबा की गुफा जाना होगा, जहां अब भी कोई है जो सियारा को रोक सकता है। बाबा के शब्द अब भी हवा में तैर रहे थे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त जिंदा रहे तो तुम्हें उसे लेकर पीर बाबा की गुफा जाना होगा। पर्वत और संजय दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दीपेश अब भी जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं, भारी, बिखरी हुई, जैसे हर एक सांस उस आत्मा के खिलाफ एक संघर्ष हो। पर्वत ने झुककर उसके माथे पर हाथ रखा, ठंडा, एकदम बर्फ जैसा। हमें जल्दी चलना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। संजय ने डरते हुए पूछा, पीर बाबा की गुफा, वो कहाँ है? बुजुर्ग बाबा ने अपने कांपते हाथ से पहाड़ की तरफ इशारा किया। उस छोटी के पीछे एक सुनसान घाटी है, वहां एक पुरानी गुफा है। वहां पीर बाबा ने आत्माओं को बांधने का व्रत लिया था। लेकिन उस रास्ते में जाने का मतलब है खुद को उस आत्मा के सामने रखना। निहत्था था, खुला। उस गुफा तक सिर्फ वही पहुंचते हैं जिनकी मंशा सच्ची हो और जिनका मन डगमगाए नहीं। पर्वत ने दीपेश की ओर देखा, फिर संजय की ओर। हम नहीं जाएंगे तो ये मर जाएगा, और शायद हम भी। संजय ने गहरी सांस ली, फिर चलो। रास्ता मुश्किल था। गांव के बाहर की पगडंडी बिल्कुल सुनसान थी, जंगली झाड़ियों से घिरी हुई और इतनी चुप कि उनके जूतों की हल्की सी आवाज भी डराने लगी थी। दीपेश को उठाकर उन्होंने कंबल में लपेटा और एक लकड़ी की पटरी पर लिटाकर दोनों कंधों पर उठाया। चलते चलते सूरज ढलने लगा। ठंडी हवा और भी सख्त हो गई, लेकिन असली सर्दी उनके दिलों में थी। एक ऐसा डर जो न चेहरे पर दिख रहा था, न जुबान पर हर कदम पर घना होता जा रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखीं। पहले एक सूखा पेड़ जिसकी टहनियां ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे किसी ने उन्हें मरोड़ कर बुन दिया हो। फिर एक पगडंडी के किनारे पड़ी चूड़ियां, हरी, नीली, टूटी हुई। संजय ने कहा, यह सब यहीं क्यों है? पर्वत ने सिर्फ एक शब्द कहा, चेतावनी। अचानक दीपेश ने कराहना शुरू किया। उसके मुंह से फिर वही आवाज निकली, औरत की। मैंने कहा था ना, वापस आओ।
दोनों के कदम एक पल को थम गए। दीपेश के हाथ खुद ब खुद आसमान की ओर उठने लगे, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे ऊपर खींच रही हो। पर्वत ने झुककर उसका सिर पकड़ा और चिल्लाया, दीपेश, तू जा नहीं रहा? सुन, हम पहुंचने वाले हैं। दीपेश की पलकों के नीचे से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज अब टूटी सी थी। रोक लो मुझे, प्लीज, वो अंदर घुस रही है। संजय कांपते होंठों से बोला, वो अंदर है यार, हमारी आंखों के सामने। पर्वत ने चुपचाप चलते हुए कहा, हम डरेंगे नहीं, डर गए तो हार गए। अंधेरा गहराने लगा और तभी वो घाटी सामने आई। तीनों के पैरों तले जमीन जैसे थम गई हो। सामने एक गुफा थी, बड़ी, काली, और अंदर से आती एक अजीब सी गरज, जैसे कोई सांसें ले रहा हो, बहुत गहरी, बहुत धीमी। गुफा के दोनों ओर दो पत्थर खड़े थे जिन पर कुछ उकेरा हुआ था, उर्दू और संस्कृत में कुछ मंत्र, कुछ चेतावनियां। केवल वही प्रवेश करें जिनका हृदय पवित्र हो, अन्यथा जो भीतर जाएगा वह खुद से लौटेगा नहीं। पर्वत ने संजय को देखा। हमारा दिल साफ है, हम दोस्त को बचाने आए हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। संजय ने सिर हिलाया। दोनों ने दीपेश को लेकर गुफा के अंदर कदम रखा और तभी एक तेज झोंका अंदर से आया, बर्फ जैसी ठंडी हवा, और फिर गुफा का मुंह खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे सील कर दिया हो। अब वो बाहर नहीं जा सकते थे। गुफा के अंदर की दीवारों पर एक हल्की सी रोशनी थी, जैसे किसी ने पुराने जमाने में दिए जलाए हों और अब वो बुझते बुझते टिमटिमा रहे हों। पर्वत ने चारों ओर देखा, कहीं कोई है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दीपेश की सांसें और वो धीमी धीमी गुर्राहट जैसी गूंज जो गुफा की गहराई से आ रही थी। और तभी एक काले वस्त्र में लिपटी आकृति सामने प्रकट हुई, झुकी हुई लेकिन आंखें चमकती हुई। तुम क्यों आए हो? पर्वत ने हिम्मत करके कहा, हम अपने दोस्त को बचाने आए हैं, उसमें आत्मा घुस गई है, सियारा की। वो आकृति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उसका नाम मत लो, यहां नहीं। संजय ने पूछा, क्या आप पीर बाबा हैं? आकृति ने सिर हिलाया, था, अब बस एक द्वार हूं आत्माओं के बीच का। उसका शाप टूटा नहीं है, वो तुम्हारे साथ बंध चुकी है, अब उसे निकालने का एक ही तरीका है, प्रायश्चित। पर्वत ने पूछा, कैसा प्रायश्चित? तुम तीनों ने अनजाने में एक पवित्र जगह को अपवित्र किया, उसकी हड्डियां जलाईं, लेकिन उसे मुक्त नहीं किया। अब उसका अंश तुम तीनों में फैला हुआ है, सबसे ज्यादा उस पर जिसमें वो घुसी है। तुम्हें खुद को इस आग में रखना होगा, उसे चुनौती देनी होगी। अगर जीत गए तो सब कुछ खत्म, हार गए तो तुम तीनों हमेशा के लिए उसके हो जाओगे। गुफा की जमीन पर एक आकृति बनने लगी, एक गोल चक्र जिसके चारों ओर मंत्र खुद ब खुद उभरने लगे। इसे शुद्ध यज्ञ कहते हैं। पीर बाबा की आवाज गूंजने लगी, दीपेश को बीच में रखो, तुम दोनों बाहर बैठो, और जब तक मंत्र खत्म ना हो, कोई चुप ना हो, कोई डरे नहीं, कोई भागे नहीं, क्योंकि अगर तुम रुके तो वही आत्मा तुम दोनों को भी खींच लेगी। तीनों ने जगह ले ली। दीपेश अब बीच में था, अर्धचेतन अवस्था में। उसके शरीर पर पसीना कंपी और चेहरे पर वो अजीब नीली रेखाएं जो हर पल गहरी होती जा रही थीं। पर्वत और संजय ने आंखें बंद की। पीर बाबा की आवाज गूंजने लगी, ओम क्षेमाय आत्मनः शुद्धिर्भवतु। मंत्रों के साथ साथ गुफा में गर्मी बढ़ने लगी, हवा सुलगने लगी, और तभी दीपेश की आंखें खुलीं, लेकिन वो दीपेश की नहीं थीं। अब बहुत हो गया, उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे रोका गया, जलाया गया, भुलाया गया, अब मैं रुकूंगी नहीं। पर्वत ने आंखें खोलीं और चिल्लाया, तू रुक जाएगी, हम तुझे तेरे काले काम पूरे नहीं करने देंगे। दीपेश का शरीर झटका खाकर हवा में उठा और फिर जोर से जमीन पर गिरा। बर्फबारी दोबारा शुरू हो चुकी थी। गुफा के दरवाजे पर एक तेज झोंका आया और खुद ब खुद वह पत्थर जो पहले रास्ता बंद कर रहा था अब धीरे से सरक गया। दीपेश अब पूरी तरह होश में था। उसने आंखें खोलीं और एक लंबी सांस ली। पर्वत ने उसका माथा छुआ, गर्म था, जैसे जिंदगी फिर से वापस लौट आई हो। संजय की आंखों में हल्की सी नमी थी। तेरे बिना सब अधूरा था भाई। तीनों ने बाहर की तरफ देखा। गुफा के बाहर पूरा घाटी अब बर्फ से ढक चुकी थी, लेकिन उस सफेदी में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शांति थी, गूंगी, गहराई लिए हुए, जैसे किसी आत्मा को सच में मुक्ति मिल चुकी हो। पर्वत ने मुड़कर देखा। पीर बाबा की आकृति अब धुंधली हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, और फिर धीरे धीरे वो आकृति हवा में विलीन हो गई। गांव लौटते वक्त रास्ता उतना ही कठिन था, लेकिन मन अब भारी नहीं था। दीपेश अब अपने पैरों पर चल रहा था,
थका हुआ लेकिन आजाद। रास्ते में वही सूखा पेड़, अब उसकी टहनियां सीधी थीं। पगडंडी पर अब वो टूटी चूड़ियां नहीं थीं। सब कुछ जैसे रीसेट हो चुका था। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। बाबा वहीं बैठे थे, उनकी आंखों में सुकून था। तुमने उसे न सिर्फ बचाया बल्कि खुद को भी उस शाप से मुक्त किया। दीपेश ने बाबा के चरण छुए। माफ करिए, हमने बिना सोचे समझे जो किया उसका अंजाम बहुत भारी था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसान गलती करता है, लेकिन जो उसे सुधार ले वही सच्चा इंसान कहलाता है। अगले दिन सुबह सुबह तीनों दोस्तों ने वो जगह फिर से देखी जहां उन्होंने वो हड्डियां जलाई थीं। अब वहां कुछ नहीं था, न राख न कोई निशान, लेकिन जमीन पर उग आए थे कुछ छोटे छोटे सफेद फूल, जैसे शुद्ध आत्मा की निशानी। पर्वत ने झुककर फूलों को छुआ और मन में एक अजीब सी शांति महसूस की। दीपेश ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग नहीं होते तो मैं शायद वापस नहीं आता। संजय ने उसकी पीठ थपथपाई। हम साथ में गए थे, साथ ही लौटे हैं। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2 हफ्ते बाद दिल्ली लौटकर जब मैंने पर्वत से बात की, उसने एक बात कही जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दी। भाई, सब ठीक हो गया, लेकिन दीपेश अब अकेले नहीं सोता। वो कहता है कि जब भी वो आंखें बंद करता है उसे एक और चेहरा दिखता है, झुलसा हुआ, पर औरत नहीं, एक बच्चा। मैंने चौंक कर पूछा, बच्चा? हाँ। और वो बच्चा उससे कहता है, मां अब भी तुम्हारे अंदर है, मैं उससे बात करना चाहता हूं। मैं कुछ देर तक कुछ बोल नहीं सका। कहीं सियारा की आत्मा ने गुफा में छोड़ दिया हो सिर्फ एक हिस्सा, और बाकी अब भी दीपेश के साथ चल रहा हो, या शायद वो बच्चा खुद उस आत्मा की अगली कड़ी हो। आज भी अगर आप हिमाचल के उस गांव में जाएं और उस घाटी की तरफ नजर घुमाएं तो एक सफेद धुंध सी उठती दिखेगी। लोग कहते हैं वो धुंध नहीं, वो सांसें हैं उस आत्मा की जो पूरी तरह मुक्त नहीं हुई और जिसे फिर से जगाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली लौटे हुए तीनों दोस्तों को अब 1 महीना हो चुका था। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। कॉलेज फिर से शुरू हो गया था। क्लासेस, प्रोजेक्ट्स और दोस्तों की हंसी अब दोबारा चल पड़ी थी। पर दीपेश अभी भी पूरी तरह पहले जैसा नहीं था। रात को अकेले नहीं सोता, कमरे की लाइट कभी बंद नहीं करता। पर्वत और संजय दोनों ने यह नोटिस किया, पर जब भी बात करते दीपेश बस हंसकर टाल देता। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए संजय ने पूछा, भाई अब सब ठीक है ना? दीपेश कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, हाँ शायद ठीक है, लेकिन। संजय ने पूछा, लेकिन? दीपेश ने मुड़कर कहा, रात को जब मैं आंखें बंद करता हूं ना, तो वो बच्चा फिर दिखता है, और अब वो सिर्फ देखता नहीं, बोलता भी है। पर्वत और संजय दोनों चौंक पड़े। क्या कहता है वो? कहता है, तू मेरी मां को मार नहीं सका, वो तो अब भी जिंदा है, तुझमें। उस रात संजय और पर्वत ने तय किया कि दीपेश को किसी अच्छे बाबा के पास ले जाना पड़ेगा, शहर में, सुरक्षित। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। रात के 3 बजे दीपेश के कमरे की लाइट बंद हो गई अपने आप। वो चौंक कर उठा। पहली बार उसकी रूह कांप उठी। अंधेरे में दीवार पर एक आकृति दिखी, एक बच्चा, झुलसा हुआ चेहरा, बाईं आंख गायब। और उस बच्चे ने धीमे से कहा, मैं अब अकेला नहीं हूं, मां भी आ गई है। तभी दीवारों से खून रिसने लगा, गाढ़ा काला खून। दीपेश चिल्लाया और दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। अगले दिन जब संजय और पर्वत को खबर मिली तो वे भागे भागे हॉस्टल पहुंचे। दीपेश की हालत दयनीय थी, बड़बड़ा रहा था, पसीने से भीगा हुआ, हाथ कांपते हुए। वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो दोनों अब मेरे अंदर हैं, अब मैं नहीं हूं, कोई और हूं। उसी दिन उन्हें एक बहुत पुराने तांत्रिक के बारे में पता चला जो पहाड़ों से ही ताल्लुक रखता था। नाम था त्रिलोकनाथ। वे दीपेश को वहां ले गए। त्रिलोकनाथ ने दीपेश को देखा, फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम लोग जिस आत्मा को मुक्त समझ बैठे थे वो आधी थी। अधूरी मुक्ति आत्मा को और ज्यादा क्रोधित कर देती है। संजय ने पूछा, तो अब क्या किया जाए? त्रिलोकनाथ बोला, अब 2 आत्माएं उसके भीतर हैं, एक औरत और एक बालक। अगर उन्हें बाहर निकालना है तो उसी जगह जाना होगा जहां उन्होंने सबसे पहले संपर्क किया था। पर्वत समझ गया, मतलब फिर से हिमगुफा? तीनों दोबारा हिमाचल पहुंचे, लेकिन अब पहाड़ वैसा नहीं लग रहा था। हवा भारी थी और वो पगडंडी अब पगडंडी नहीं, एक खौफनाक रास्ता लग रही थी।
गांव पहुंचते ही बाबा नहीं दिखे। गांव वीरान था, जैसे किसी ने सबको कहीं गायब कर दिया हो। गुफा के पास पहुंचते ही दीपेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। मुंह से वही आवाज निकली, अब देर हो चुकी है, तुमने मां को जगाया है, अब कोई नहीं बचेगा। त्रिलोकनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया। गुफा के अंदर जमीन कांपने लगी, हवा तेज हो गई और तभी गुफा की दीवार फटी और वो औरत बाहर आई, सियारा। पर अब उसका चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था, आंखों से खून नहीं, अंधेरा बह रहा था। उसके पीछे वो बच्चा अब उसकी गोद में था और सियारा बोली, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब हम यहीं रहेंगे हमेशा। त्रिलोकनाथ ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा, गुफा की छत गिरी। तीनों दोस्तों ने दीपेश को खींचकर बाहर निकाला और फिर धम, गुफा हमेशा के लिए बंद हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि उस इलाके में कभी कभी बर्फ से ढंकी पहाड़ियों में एक औरत की चीख सुनाई देती है और एक बच्चे की हंसी। दोनों अब आजाद नहीं, पर पूरी तरह कैद भी नहीं, क्योंकि जो आत्मा अधूरी रह जाए वो दोबारा रास्ता ढूंढ ही लेती है। अगर आप कभी हिमालय की ओर जाएं और एक वीरान पगडंडी दिखे तो वहां मत जाइएगा, क्योंकि वहां कोई अब भी इंतजार कर रहा है। मां अब भी जिंदा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में बताइए कौन सा हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर गया। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी और भी गहरी है और ज्यादा खतरनाक।